आज मुख्यतः पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में बिहार। ठीक है। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है, मतलब मौर्य के बाद। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मौर्य के बाद। ठीक है, मतलब मौर्य काल के बाद बिहार की क्या स्थिति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंतिम मौर्य शासक जो थे, जिनका नाम था बृहद्रथ था। क्या नाम था उनका? बृहद्रथ। वृद्ध वृद्ध बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य शासक जो थे, इनकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अब पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो इन्हीं के सेना में सेनापति थे। ठीक है, क्या थे? इन्हीं के सेनापति थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण धर्म को मानते थे। उनका ऐसा मानना था से यहाँ पे जो मौर्य शासन है, यहाँ पे प्रशासन है, उसमें बौद्धिज्म का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके वजह से राजा जो है निरंकुश हो गया है। इसके वजह से उनकी हत्या करते हैं। और वो जिस वंश का नींव जो रखते हैं वो ब्राह्मण वंश होता है, और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उस वंश की नींव रखी जाती है। मतलब इससे पहले आप क्या चीज का, किस धर्म की प्रधानता थी मौर्य साम्राज्य में? तो बौद्ध धर्म बौद्ध की प्रधानता थी। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य में जिस धर्म की प्रधानता जो होगी वो कौन सा होगा? ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म का कहा जाता है। इसने मतलब बहुत अधिक। ठीक है। जो बौद्ध जो भिक्षु जो थे उनकी हत्या भी करवाई। ये बौद्ध से नफरत करता था, ऐसा बहुत सारा साहित्य लिखता है, लेकिन इसके बारे में कोई उपयुक्त या फिर मतलब होता ना सटीक साक्ष्य जो है सो उपलब्ध नहीं है। ठीक है। मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। 150 ईसा पूर्व, सॉरी 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। इससे पहले 137 वर्षों तक आपका मौर्यों का शासन रहा था। मौर्य वंश कितने वर्षों तक रहा था? 137 वर्ष। 137 वर्षों तक। ठीक है। अब 185 ईसा पूर्व में क्या होता है? शुंग वंश की स्थापना होती है। अब पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में विदिशा का विजय अभियान उसके पुत्र अग्निमित्र के द्वारा किया गया। पुत्र जो था अग्निमित्र जो था, और अग्निमित्र जो था से अपने दरबार में रहने वाली एक दासी के प्रेम में पड़ जाता है। ठीक है। ऐसा कालिदास जी का कहना है। उन्होंने इनके ऊपर एक पूरा एक नाटक ही लिखा है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मलविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। ठीक है। जी। और पूछा जाता मालविकाग्निमित्रम में किस विजय के ऊपर चर्चा की गई है? तो यूनानियों पर विजय दिखाया गया वहां पे। ठीक है, मतलब यूनानियों पर जो विजय जो प्राप्त जो करते हैं अग्निमित्र, उसकी चर्चा वहां पे की गई है। तो ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखना है। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में विदिशा का विजय का अभियान उसके पुत्र अग्निमित्र के द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें उसने किसे पराजित किया? तो यूनानियों को उन्होंने हराया। अब यहाँ पे विदिशा देखिए, कहाँ शुंग है? के समय में कभी कभी ना राजधानी पूछ देता है, एमपी सो में क्या है। था? तो शुरू विदिशा एमपी में पड़ेगा। ठीक है। शुंग काल में राजधानी जो थी पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन बाद में इसका राजधानी ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया था? विदिशा। विदिशा चला गया था। कहाँ चला गया था इसकी राजधानी ट्रांसफर होकर? तो विदिशा चला गया विदिशा। था इसकी राजधानी, ध्यान में रखना है। और पुष्यमित्र शुंग किस धर्म को मानता था, या फिर पुष्यमित्र शुंग था क्या? तो ब्राह्मण। ध्यान में रखना, ब्राह्मण था। क्या था वो? ब्राह्मण। तो पुष्यमित्र सिंह जो था एक ब्राह्मण था। और ब्राह्मण होने के बट वजह से इन्होंने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। क्या करवाए? अश्वमेध यज्ञ दो। करवाए। ठीक है। पहला और इनके ब्राह्मण जो डायनेस्टी पुरोहित यही हो जो थे जाएगा फिर। उनका नाम था, पुरोहित का नाम था पतंजलि। क्या नाम था इनके? हाँ। क्या? पहला ब्राह्मण डायनेस्टी यही हो क्या जाएगा, बताया? नहीं पहला सुना मैं, ब्राह्मण। फिर से बोलिए। सब बोले पहला ब्राह्मण डायनेस्टी यही हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग वंशी पहला ब्राह्मण ये तो वंश कहना नहीं मतलब होगा रहा। सब। पहला पहला ब्राह्मण वंश का नींव किसने रखा, ये नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं बिल्कुल से ब्राह्मण वंश की परंपरा जो थी यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि इसके बाद आने वाले बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं, मगध के ऊपर शासन करते हैं, जो कि मूलतः ब्राह्मण धर्म को पालन करते थे। ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे शासक जो होंगे जो कि बहुत अधिक कट्टर माने जाते हैं, और कुछ ऐसे भी शासक थे जो कि सहिष्णु माने जाते थे। भले ही ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन अन्य धर्मों को भी वो प्रधानता थी। डेट टाइम की बात करेंगे। ठीक है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कहा जाता है कि ये कट्टर था। ठीक है। लेकिन बहुत सारा कहता है से नहीं था, बहुत कहते हैं था भी। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे शुंग काल में ही पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस का आक्रमण होता है। ठीक है। तो डेमेट्रियस जो था ये यवन आक्रमणकारी था। इनका आक्रमण होता पाटलिपुत्र पर, जिस समय क्या था? शुंगों का शासन था। ध्यान में रखना। अब पुष्यमित्र शुंग ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम सेनानी। ठीक है, सेनानी की उपाधि धारण की थी।
ठीक है, ध्यान में रखना, पुष्यमित्र शुंग। अब ये उपाधि उनको क्यों दी गई थी, तो इसका बात सिंपल है। दीर्घ काल तक, काफी लंबे समय तक मौर्य के सेनापति होने के कारण वो इसी रूप में विख्यात हो गए थे। ठीक है, जब राजा बन गए फिर भी उन्होंने अपने पुरानी उपाधि को इन्होंने नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा, ध्यान में आपको रखना है। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद इस वंश पे देखेंगे कुछ प्रमुख शासक होते हैं। कहा जाता है इस वंश में 9 शासक हुए, जिनमें से प्रमुख जो है, जो सबसे प्रमुख जो है अग्निमित्र ही है। ठीक है, जो कि उनके पुत्र ही थे। अग्निमित्र है, वसु ज्येष्ठ है, ठीक है, वसु मित्र है, भद्रक है, भागवत है, देवभूमि है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। देखिए अग्निमित्र आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि इनके ऊपर कालिदास ने जिसकी रचना की, उस महाकाव्य का नाम क्या है? महाकाव्य तो नहीं कह सकते, नाटक का नाम क्या है? मालविका अग्निमित्र। अभी बताया ना, क्या नाम है? मलविका और मालविका अग्निमित्र। अग्निमित्र। हाँ ठीक है, मालविका का मित्रम क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में। मालविका अब अग्निमित्रम। शुंग काल में क्या होता है? ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, साथ में संस्कृत भाषा का भी मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मनुस्मृति, ठीक है, जो कि हमेशा से एक विवाद का कारण रहा वर्तमान समय में। ठीक है, मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप जो अभी आप देखते हो ना, उसकी रचना शुंग काल में हुई। ठीक है, अब मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति एक कानून की पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? कानून की पुस्तक है। ठीक है, अभी वर्तमान में आप लोग सुनते होंगे से देश जो है संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। बहुत लोग बोलते हैं ना, हमेशा न्यूज वगैरह मनुवादी। में सारी चीजों में आप सुनते हुइएगा। तो मनुस्मृति एक मनु प्रकार का ना, क्या चीज का पुस्तक है? हाँ, मनुवादी भी बोल देते बहुत लोगों को। हाँ, मनुवाद। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आपका कानून की पुस्तक है। ठीक है, इसमें चारों वर्णों में किस वर्ण को श्रेष्ठ बताया गया है? तो ब्राह्मण वर्ण को इस पुस्तक में श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, इसलिए जहां पर भी भेदभाव वगैरह होता है तो जो लोग कहते हैं, बोलते हैं ये व्यक्ति जो है क्या मनुवादी है। नहीं, तो मनुस्मृति की रचना जो थी इसी काल में हुआ था। ठीक है, अब एक कहानी सुनाता मनुस्मृति के ऊपर। साल था 1927 का। ठीक है, और यहाँ पे अंबेडकर जी थे, उन्होंने महार सत्याग्रह निकाला। ठीक है, महार सत्याग्रह जो था, महार जाति थी, जिस जाति से खुद संबंध रखते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने एक सत्याग्रह निकाला। अब सत्याग्रह का मुख्य धारा की बात करेंगे तो यही था। क्या था मुख्य धारा? था मनुस्मृति को जलाना। ठीक है, और साथ में मतलब क्या था? चुल्लू से मतलब क्या करना? पोखर से मतलब पानी लेकर पीना। क्योंकि यहाँ पे जो महार जाति के जो लोग जो थे, उनको पानी पीने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने महार सत्याग्रह के दौरान इन्होंने मनुस्मृति पुस्तक को इन्होंने जलाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1927 में हुआ था पुस्ता महार सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाकर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अपने साम्राज्य में वैदिक धर्म एवं कर्मकांडीय आदर्शों की स्थापना की, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में उपेक्षित होने का रीजन क्या है? तो रीजन सिंपल है। क्या रीजन सिंपल है? तो किस धर्म की प्रधानता थी? तो बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण धर्म को क्या किया गया था? उपेक्षित किया गया था। लेकिन अब जब इनका पुष्यमित्र शुंग का जब प्रशासन जब आता है, तो इन्होंने मतलब क्या किया? वैदिक धर्म की स्थापना की। वैदिक धर्म को आप ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो शब्द जो उचित होता है वैदिक धर्म होता है। और जब वैदिक धर्म आएगा तो साथ में क्या आएगा? अपने साथ कर्मकांड या फिर रिचुअल्स भी लेकर आएगा। तो वैदिक धर्म एवं कर्मकांडीय आदर्शों की स्थापना जो होती है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी कारण से इस काल को वैदिक ब्राह्मण धर्म पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? एक बार पहले रहा था, फिर बीच में बहुत वर्षों तक गुम हो गया, फिर शुरुआत हुआ। इसीलिए मैंने कहा से ऐसा नहीं से ब्राह्मण धर्म को पालन करने वाला इट इज द फर्स्ट। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ से मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान होता है, और काफी लंबे समय तक मतलब चला। अब बौद्धिज्म जैनिज्म बहुत हद तक देखोगे बीच में क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। विद्वानों के अनुसार शुंग काल में ही महाभारत की शांति पर्व तथा अश्वमेध यज्ञ में भी परिवर्तन हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्मावलंबी होने के कारण बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत अत्याचार किया, उनके बौद्ध श्लोकों को ध्वस्त कर दिया। ब्राह्मण धर्म का पालन करता था, इसलिए कहते हैं बौद्ध ग्रंथ जो है सो ये बौद्धों से नफरत करता था, बौद्ध धर्मावलंबियों से बहुत अधिक अत्याचार किया। और उसके जो बौद्ध स्थल जो थे उसको इसने क्या किया?
नष्ट करवा दिए। ठीक है, यह भी कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार से पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्माण कराए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। ठीक है, लेकिन एक दूसरा कारण ये भी है। अब इसको काउंटर कैसे करेंगे, तो भाई साहब इन्होंने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री भी नियुक्त कर रखा था, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है। तो लेकिन ये भी कहा जाता है इसने बहुत सारे बौद्ध धर्मावलंबियों के ऊपर अत्याचार किया, हत्या करवाई। ठीक है, 84,000 स्तूपों को इन्होंने नष्ट कर दिया, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, पुराण की अगर माने तो इन्होंने 36 वर्षों तक शासन किया, इस प्रकार इसका काल 148 के आसपास तक माना जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य कहां से कहां तक रहा है। ठीक है, तो हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक इनका क्या था, साम्राज्य था। हाँ, इसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग की जब देहांत होता है, उनका मृत्यु होता है, तो उनके बाद उनका पुत्र ही मतलब शासक बनता है, जिनका नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, क्या बताएंगे, क्या नाम था पुत्र का? अग्निमित्र। अग्निमित्र। ठीक है, और मैंने क्या बताया, कालिदास के द्वारा रचित नाटक का नाम क्या, जो कि अग्निमित्र के ऊपर चर्चा, मतलब इसका मेन जो कह सकते हैं चरित्र जो है इस नाटक का, अग्निमित्र ही है। मेन कैरेक्टर कौन है, मालविका। अग्निमित्र। नाटक का नाम क्या है, मालविका का अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, इसमें मालविका और अग्निमित्र का मतलब क्या है, बहुत सुंदर से मतलब प्रेम दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, और मालविका से कभी अग्निमित्र मिले नहीं थे, लेकिन उनके चित्र को ही देखकर मतलब क्या हो जाता है, उनके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनसे उनको प्रेम हो जाता है। एक्चुअली में क्या थी, स्त्री मालविका है एक सर दासी क्या? थी, दरबार में काम करती थी। ठीक है, क्या दासी मतलब स्त्री के बारे में बोल रहे थे, मालविका। हाँ, तो अग्निमित्र पुरुष है तो स्त्री से ही ना प्रेम करेंगे। ठीक है, जी किससे करेंगे, दासी मतलब दरबार में काम करने वाली थी, मेरा कहने का मतलब होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये मालविका कितनी मित्तम, ये जो नाटक है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूनानी का जो आक्रमण जो होता है, ठीक है, यूनानी आक्रमण के बारे में इस पुस्तक में चर्चा मिलती है। तो ये भी पूछ दिया जाता है, तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, सही है बताओ, कालिदास के द्वारा लिखित किस नाटक में भारत पे यूनानियों का आक्रमण का संदर्भ मिलता है। ठीक है, तो इस नाटक का नाम आपको बताना है, माल विकाग्नि मित्रम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यूनानियों को अग्निमित्र मतलब क्या करते हैं, पराजित भी करते हैं। ठीक है, तो यूनानियों को पराजित करने का श्रेय भी मतलब किसे जाता है, तो अग्निमित्र को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखोगे पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से पाणिनि के कृत अष्टाध्यायी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, पाणिनि ने। पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, अष्टाध्यायी से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या रखना है, व्याकरण की पहली पुस्तक थी, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक जो थी अष्टाध्यायी थी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी थी। तो ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा से बताओ, ठीक है, ये अष्टाध्यायी जो था किस काल में लिखा गया था, तो ध्यान में रखना शुंग काल में लिखा गया था। पूछता है आपसे ये प्रश्न, क्या नाम है इसका, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो शुंग काल में हुई थी। ठीक है, मनु को पहला आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न मैन कह सकते हैं, मनु को कहते हैं। अब मनु जो था विधि निर्माता थे। ठीक है, उन्होंने जिस पुस्तक की जो नींव जो रखी थी, पुस्तक जिसका निर्माण किया था, फिर लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति किसकी पुस्तक है, तो विधि की पुस्तक है। ठीक है, की पुस्तक है, बुक्स ऑफ लॉ कह सकते हैं। ठीक है, विधि की पुस्तक है, इतना आपको ध्यान में रखना। हाँ, कानून कह सकते हैं, विधि कह लीजिए, जो भी कहना आपको कहिए। अब यहाँ पे पतंजलि ने क्या किया, यहाँ पे क्या क्या महाभाष्य लिखा। ठीक है, पतंजलि ने मतलब क्या लिखा, महाभाष्य लिखा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो महाभाष्य किसके द्वारा लिखित है, पतंजलि के द्वारा। ठीक है, तो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। ठीक है, मतलब अष्टाध्यायी जैसे दुर्ग ग्रंथ में पतंजलि ने मतलब महाभाष्य क्या, योग दर्शन के प्रवर्तक योग पतंजलि। क्या बता, नहीं समझा मैं, फिर से बोलिए। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को ही ना माना जाता है, वही योग दर्शन, बिल्कुल, योग दर्शन के प्रवर्तक जो थे पतंजलि ही थे, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक होता है महाभाष्य होता है, हाँ, एक होता है टीका होता है। ठीक है, ये दो चीज बार बार आएगा। ठीक है, तब महाभाष्य क्या होता है, टीका क्या होता है। देखिए, तो ये अष्टाध्यायी सबके बस की बात नहीं, इसको समझना। ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है,
तो बहुत सारे विद्वान जो थे ना, वो इसका प्रॉपर अध्ययन करते थे, इसका एक क्या करते थे ना, एक इसका आसान भाषा में एक अलग ही पुस्तक की रचना कर देते थे। ठीक है। तो यहाँ पे महाभाष्य जो लिखा गया, अष्टाध्यायी के पाणिनि के ऊपर जो महाभाष्य लिखने का श्रेय जो जाता है, वो किसे जाता है? तो पतंजलि को जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है। एक टीका भी होता है, टीका भी वही होता है, सो कोई मतलब प्रमुख ग्रंथ के ऊपर मतलब क्या होता है, तो उस पे हम लोग क्या करते हैं, जो विद्वान जो होते हैं उस पे टीका लिख कर क्या करते हैं, उसको आसान बना देते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए संक्षेप में हम बोल सकते हैं, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम क्या बहुत ही भाष पुस्तक है, लेकिन उसमें से क्या करेंगे, सारांश को निकाल कर कोई व्यक्ति उसको क्या करेगा, संक्षेप बना देगा। उसी तरह क्या होता था, महाभाष्य टीका भी जो थी प्रमुख ग्रंथों के साथ की जाती थी। ठीक है। प्रसिद्ध जैसे व्याकरण शास्त्री हनुमान और चालीसा हो गया अष्टाध्यायी सर। ने, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि कहाँ के रहने वाले थे? तो मनेर पटना के रहने वाले थे। हाँ। ठीक है। तो मनेर पटना के रहने वाले थे पाणिनि साहब। ठीक है। जो कि मतलब क्या थे, अष्टाध्यायी के रचयिता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार शुंग के वंश के थे। 9वें शासक भागवत, जिनको भागवत भी कहते हैं, के शासनकाल में 14वें वर्ष में तक्षशिला में यवन शासक एंटियाल किट्स का राजदूत जो था, जिसका नाम था हेलियोडोरस, ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ, ठीक है, क्या किया, स्थापित किए। ठीक है। ध्यान में रखना है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो बताओ विदिशा में जो आपको देखने को मिलता है गरुड़ स्तंभ, उनका संबंध किससे है? तो ध्यान में रखना है, किससे संबंध है? यवन शासक हेलियोडोरस। ठीक है। या फिर पूछेगा से मतलब बताइए से आपको, यवन शासक जो हेलियोडोरस का जो विदिशा अभिलेख जो है, वह किस व्यक्ति के सम्मान में है? ठीक है, मतलब किनके सम्मान में है? तो भगवान वासुदेव। आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं यहाँ पे। ठीक है। या फिर ऐसे ही यवन पूछेंगे सर। हेलियोडोरस का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ध्यान रखना विदिशा से मिला है। ठीक है। सर यवन क्या देखो, यवन भारत में ही है जो या था बाहर है? मुख्यतः विदेशी को बोलते थे। ठीक है। लेकिन आप इस नहीं, आप इसको यूनान से यहाँ पे आप जोड़ लीजिए। ठीक है। मतलब दक्षिणा यवन का का यवन मतलब लिखा मुख्यतः है, विदेशी मतलब होता था। अफगानिस्तान का। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। हाँ, तो यवन का मतलब क्या हुआ, सो मुख्यतः विदेशी होता था। यवन विदेशी को भी कहते थे, लेकिन उस समय का मतलब यूनान वगैरह समझिए, वो अफगानिस्तान के बाद वाला इलाका। ठीक है। जी। चलिए, शुंग काल में पाषाण शिल्प स्थापत्य का स्वरूप ग्रहण करके अपने शिखर पे पहुंच गया था। ठीक है। पाषाण मतलब पत्थर होता है, गया के स्तूप, वैष्णवी वेदिकाएं, तोरण द्वार। ठीक है। तो ये गया का स्तूप जो है ना, ये शुंग काल से संबंधित है, ऐसा प्रश्न कई बार यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है। शुंग काल के अनमोल थाती बुलंदी बाग से प्राप्त स्तंभ है, जिस पर अंकित नाग पुष्प शिल्प धार्मिक अभिप्राय और मान्यता को बेजोर प्रतिबिंब है। इसका संबंध क्या है? तो इसका संबंध पूजन से है। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिले, इसका निर्माण शुंग काल में हुआ है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये पाषाण वेदिका है। वेदिका क्या होता था? चारों तरफ से घेर देते थे। तो यहाँ पे बोध गया के विशाल मंदिर के चारों तरफ, ध्यान में रखना है, एक छोटी सी मतलब क्या मिली है? पाषाण की वेदिका मिली है। ठीक है। इसका संबंध किस काल से? शुंग काल से है। और कहा जाता है अग्निमित्र ने इस वेदिका के निर्माण करवाई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप चलेंगे इसमें कमल, राजा, रानी, पुष्प, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख है। ठीक है। वेदिका में आप क्या था, शुंग काल के समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। मतलब शुंग कालीन जो समाज जो था, वहां पे बाल विवाह का प्रचलन होता था। कन्याओं का विवाह अगर बात करेंगे मूलतः 8 से 12 वर्ष की आयु में किए जाने लगा था। शुंग काल का अंतिम राजा जो था, देवभूति था। ठीक है। तो देवभूति जो था आपका शुंग काल का क्या था? अंतिम राजा था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक चीजें जो थी, शुंग काल से जो प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपसे फाउंडर का नाम पूछेगा, तो पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है। किनके सेना में सेनापति थे? तो क्या बताएंगे? मौर्य वृत्रत। के सेना में सेनापति थे। ठीक है। शुंग वंश की नींव कब रखी गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा? तो क्या बताएंगे? 150। 185 में। ठीक है। 185 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, सॉरी। ठीक है। शुंग वंश की नींव रखी गई। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो क्या बताएंगे? शुरू में पाटलिपुत्रा विदिशा। थी, फिर बाद शुरुआती में राजधानी विदिशा तो हो गई। पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन बाद में जाकर इसको विदिशा शिफ्ट कर दिया विदिशा। गया था। ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। पुष्यमित्र शुंग की उपाधि क्या थी? तो सेनानी की उपाधि थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेनानी से किसके एक और था तो शासनकाल में यूनानियों का सैन्य। आक्रमण हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही। सैन्य इनको नहीं बोलते हैं, ठीक है। नहीं मतलब याद आया कि सैन्य सैन्य बोला जाता है बिंबिसार शायद। बिंबिसार को, हाँ हाँ। ठीक है, ध्यान में रखना। बिंबिसार को सैन्य बोलते हैं, इनको नहीं बोलते हैं, ठीक है। नहीं चलिए, तो इन ध्यान सारी रहेगा। चीजों का आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग कण्व वंश, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। देवभूति, ठीक है। देवभूति। अब देवभूति की हत्या जो था, ध्यान में रखेंगे, उसी का एक मंत्री जो था वासुदेव कर देता है, ठीक है। क्या कर देगा? देवभूति की हत्या कौन कर देगा? वासुदेव। वासुदेव। ठीक है, उसका एक वासुदेव। मंत्री होता है। वासुदेव जो था इसकी हत्या कर देता है। हाँ, हाँ, मंत्री ही था, ठीक है, ध्यान में रखना। मंत्री जो था उसकी हत्या कर देता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मतलब जिस वंश की नींव रखी जाती है वह वंश जो कहलाता है कण्व वंश। तो कण्व वंश के फाउंडर कौन हो जाएंगे? तो वासुदेव। कौन है फाउंडर इनके? तो वासुदेव, ठीक है। कब वासुदेव। रखी जाती है? तो 75 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। क्या ये कण्व वंश की जो नींव रखी गई वासुदेव के द्वारा, वो ब्राह्मण धर्म को ही मानती थी या फिर किसी अन्य धर्म को? तो फिर से ब्राह्मण धर्म, ठीक है। शुंग के बाद फिर से जो आप कण्व आएंगे तो वो भी ब्राह्मण धर्म का ही फॉलो करेगी, ठीक है। वासुदेव के पश्चात भूमिदेव, नारायण तथा सुशर्मा मतलब क्या थे? शासक बने, ठीक है। कण्व वंश के अंतिम शासक जो होंगे सुशर्मा होगा। क्या होगा? ध्यान में रखना है, ठीक है, शर्मा। सुशर्मा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे वासुदेव 9 वर्ष तक शासक रहा। इस वंश की जानकारी एकमात्र स्रोत जो है आपको पुराण है। कण्व जो थे ब्राह्मण थे। कण्व लोग क्या थे? ये लोग भी ब्राह्मण थे। इनके ब्राह्मण थे। शासनकाल में संभवतः पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया तथा मगध की राजनीतिक महत्व लगभग लगभग समाप्त हो गया, समाप्त। ठीक है। कण्व के जो थे अंतिम शासक जो था उसको मतलब आंध्र सातवाहनों ने, ठीक है, क्या किया? अपदस्थ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा? आंध्र सातवाहन वंश की नींव रखी गई, ठीक है। समझ गए? क्लियर? तो किस धर्म को मानते थे कण्व लोग? ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल। अंतिम कण्व शासक का नाम क्या था? सुशर्मा। सुसर। ठीक है, सुशर्मा, ठीक है, ध्यान में रखो। सुशर्मा को ही माना जाता अंतिम, ठीक है, ध्यान में रखना है। अंतिम शासक की बात करेंगे तो सुशर्मा ही था, ठीक है। उसके बाद कौन सा वंश आएगा मगध के ऊपर? कुषाण वंश। कनिष्क इसी में था ना सर? कुषाण वंश, ठीक है। कुषाण। नहीं, यहाँ पे आप देखोगे मगध पे जब इसकी हत्या जब होती है, सुशर्मा की हत्या शिमुख के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? शिमुख के द्वारा, ठीक है। और शिमुख जिस वंश का नींव जो रखेगा उसको बोलते हैं आंध्र सातवाहन। क्या बोलते हैं इसको? आंध्र। आंध्र सातवाहन, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन इसको स्किप किया है, सीधे कुषाण पे लेकर आया, तो कुषाण के बारे में पढ़ा दे रहा हूं, सुनो ध्यान से, ठीक है। कुषाण जो थे पहले भारतीय नहीं थे, इसको आपको ध्यान में रखना। दे आर नॉट इंडियन, वो भारतीय नहीं थे। इससे पहले जो भी वंश आप देख रहे हो, ये सब भारतीय के द्वारा ही इसकी स्थापित किया गया, ठीक है। कुषाण वंश की स्थापना 100 ईसा पूर्व में कुजुल कटफिशिस के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये लोग जो थे यूची जनजाति से संबंध रखते थे। की जनजाति से थे? यूची जनजाति से संबंध रखते थे। और यूची जनजाति के लोग जो थे, ये लोग जो थे पशुपालक थे। क्या था? पशुपालक, ठीक है। तो जब इनके इलाके में जब बहुत अधिक ठंड जब पड़ती थी, ठीक है, तो ये पशुओं के चारा के लिए क्या करते थे? तलाश करने के लिए अनेक क्षेत्रों पे निकल पड़ते थे। इसी क्रम में ये भारत पहुंच गए थे, ठीक है। तो यूची कबीला कह लीजिए, यूची जनजाति कह लीजिए, उनसे इनका संबंध था, ठीक है। चारा के खोज में करते करते भारत पहुंच गया। इन्होंने एक बहुत ही महान वंश की नींव रख दी, जो कि भारतीय परंपरा में ही मतलब क्या हो गई, सिमट गई आगे चल के। उस वंश का नाम पड़ा कुषाण। तो कुषाण जो थे भारतीय नहीं थे, ठीक है। कुजुल कटफिशिस की मृत्यु के बाद भीम कटफिशिस जो था, ध्यान में रखे, राजा बना। अब भीम कटफिशिस जो था वो सबसे पहले जो था, ध्यान में रखेंगे, स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जो थे, ध्यान में रखना है, भीम कटफिशिस के द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के किसने चलाए?
तो भीम 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 कटफिसस ने, ठीक है, ध्यान में रखना बिल्कुल। जिनपे किनके प्रतीक बने हुए थे, तो शिव नंदी तथा त्रिशूल की आकृति जो थी चले हुए थे, ठीक है। तो कुषाण वंश का एक शासक जो था भीम कटफिसस, उसने मतलब स्वर्ण एवं मतलब सोने एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कुषाण वंश के किस शासक ने चलाया था? तो भीम कटफिसस ने चलाया था। हालांकि इस वंश का जो फाउंडर जो तो उनका नाम क्या था? कुजुल कटफिसस, ठीक है। भीम कटफिसस के बाद ध्यान में रखना है, कनिष्क जो था कुषाण वंश का मतलब क्या बना? शासक बना। और कनिष्क जो था सबसे प्रतापी शासक था, सबसे महान शासक था, ठीक है, ध्यान में रखना है। कनिष्क ने मतलब किसे अपनी राजधानी बनाया था? पेशावर को अपनी राजधानी बनाया, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। इनको पुरुषपुर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो कि पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है। दूसरी राजधानी क्या थी इनकी? मथुरा थी, या फिर ऐसा भी कह सकते हो मथुरा इनकी धार्मिक राजधानी थी, और पुरुषपुर जो थी इनकी प्रशासनिक राजधानी राजनीति। थी, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेशनल कैपिटल था और दूसरा रिलीजियस कैपिटल था, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक प्रश्न और भी कई बार पूछा जाता है, जैसे इनके सामने एक संवत चलाए गए थे जिनको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कनिष्क के समय ही शक संवत चला था। कब चला था? तो 78 ईस्वी में, ठीक है। तो 78 ईस्वी में शक संवत चला था, जिसको भारत सरकार आज भी मतलब क्या करती है? प्रयोग करती है, ठीक है। तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इसी पर आधारित है, ध्यान में रखना है, ठीक है। शक संवत भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब कब होता है? तो 78 ईस्वी, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से थोड़ा सा बौद्धों का उत्थान होता है, क्योंकि कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा किस संप्रदाय से संबंध रखता था बौद्ध धर्म का? तो बौद्ध धर्म का महायान से था। किससे था? तो बौद्ध धर्म जी के जी। महायान से। महायान से था, ठीक है, महायान। ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इनके हाँ महायान, ठीक है। चतुर्थ बुद्ध संधि से गंधार हुआ था शैली और उसी में। मथुरा शैली का विकास जो था कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ध्यान में रखना है। और इसी शैली में सबसे पहली बार, ठीक है, बुद्ध भगवान के प्रतिमा भी बनाई गई थी, ठीक है। तो बुद्ध भगवान का प्रतिमा जो था, ध्यान में रखना, कनिष्क के समय ही मतलब बनना शुरू हुआ था, ठीक है। श्री धर्मपिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कनिष्क ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण करता है, और पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया था, वहां का शासक जो था उसे हराया, और हर जाने के रूप में उसने मतलब क्या किया? 3 चीजें वहां से लेकर आया, ठीक है। एक तो बुद्ध का भिक्षा पात्र उठाकर ले आया वहां से, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध विद्वान जो था अश्वघोष, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट नाम है, जो कि आगे चल के मतलब कई ग्रंथों की रचना करेंगे अश्वघोष, जो कि बीपीएससी के लिए रामबाण है, खूब किताब में खूब कई बार पूछा जाता है। बुद्ध चरित, सूत्रालंकार, सौंदर्यानंद, ये तीनों की रचना कौन करेंगे? तो अश्वघोष करेंगे, ठीक अश्वघोष। है। किताब का नाम काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद, ठीक है। लेकिन ये अश्वघोष कनिष्क को मिला का जब पाटलिपुत्र महाविहार पे जब इसने हमला किया, तो वहां के शासक हर्जाने के रूप में अश्वघोष जैसे विद्वान, साथ में बुद्ध का भिक्षा पात्र, एक और भी चीज उठा के ले आया था, एक मुर्गा लेकर आया था, चमत्कारी मुर्गा, ठीक है, इसको भी लेकर आया था, चमत्कारी मुर्गा, बुद्ध का भिक्षा पात्र, ठीक है, ध्यान में रखना है। और साथ में किसे लेकर आए थे? तो चमत्कारी मुर्गा। अश्वघोष को। किसे लेकर आया था? ठीक है, अश्वघोष को, ठीक है, ध्यान में रखना है। भिक्षा पात्र, बुद्ध का भिक्षा पात्र, एक चमत्कारी मुर्गा, एक अश्वघोष, इनको लेकर आए थे। पाटलिपुत्र महाविहार पे आक्रमण करने के दौरान इनको मिला था, ठीक है। अश्वघोष ने कुछ किताबें की रचना की, वो किताब कौन है? तो बुद्ध चरित, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद, ठीक है। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक रहते थे, ठीक है। पार्श्व भी थे, वसुमित्र भी थे, अश्वघोष भी थे, सबके सब क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक भी थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है। और चरक जो थे कुषाण वंशीय कनिष्क के शासन काल में, ठीक है, उनके दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या नाम था उनका? चरक। चरक क्या थे? तो पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे, ठीक है। शिक्षक का। और इन्होंने एक किताब लिखी जो औषधि कि विज्ञान के चिकित्सा गुरु। शास्त्र पर एक महानतम ग्रंथ माना जाता है। उस किताब का नाम क्या है?
तो चरक चरक संहिता। संहिता, क्या नाम है इस किताब का? चरक तो संहिता। किताब का नाम चरक जो है संहिता। चरक संहिता, ठीक है, ध्यान में रखना, भूलना नहीं, ठीक है। क्या नाम है किताब का नाम? तो किताब का नाम जो है चरक संहिता, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। महत्वपूर्ण किताब है जो कि लिखा गया था, ठीक है। कनिष्क कुल का अंतिम सम्राट की बात करेंगे तब वासुदेव थे, ठीक है, ध्यान में रखना क्या थे? तब वासुदेव जो थे इस कुल का अंतिम महान सम्राट थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। वासुदेव, ये कर्ण कोई में भी बेसिक शासक चीजें था ना थी। वासुदेव? अशोक के द्वारा लिखी गई किताब क्या है? क्या? कर्ण वंश में भी था ना कण्व वासुदेव? वंश का फाउंडर ही था वासुदेव, ठीक है। हम्म। अंतिम शासक नहीं था, ठीक है। नहीं नहीं, वो कण्व वंश का शासक ध्यान था। रखना है, फाउंडर ही था, ठीक है। हम्म। हाँ, जिसने वंश की नींव रखी थी वही था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये शुंग वंश का अंतिम, सॉरी, कुषाण वंश का अंतिम शासक जो होगा वासुदेव वासुदेव। होगा, ठीक है। कल के क्लास में लोग पढ़ेंगे गुप्त काल में बिहार, ठीक है, जो कि लंबा है। इसमें समुद्रगुप्त पढ़ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जी के बारे में पढ़ना है। साथ में अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग नवरत्न के बारे में पढ़ेंगे, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में देखेंगे, स्कंदगुप्त। 2 दिन लगेगा इसको, फिर आपका गुप्त काल में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कल इसका सभी लोग मतलब गुप्त काल पढ़कर आइएगा। उसके बाद हम लोग चले गुप्तोत्तर कालीन बिहार, मतलब आता है बहुत। गुप्त के गुप्त गुप्तों के बाद बिहार की में कौन किस वंश ने शासन किया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है।